नमस्कार दोस्तों, पीके 2.0 पर दोस्त आप लोग का स्वागत है। जैसा कि दोस्त आप लोग जानते हैं, हम पढ़ाते हैं हिंदी विषय। हिंदी विषय से महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं उन पर जिनसे प्रश्न एग्जाम में दोस्त आते हैं, केवल हम उन्हीं महत्वपूर्ण बिंदुओं पर, उन्हीं महत्वपूर्ण टॉपिकों पर दोस्त चर्चा करते हैं। देखिए, हम आपको बता दें कि यह हमारा जो टॉपिक है, यह किन किन एग्जामों को दृष्टिकोण से बनाया गया है, कौन कौन से एग्जाम में आपके काम आएगा, पहले उनको समझ लीजिए। जैसे कि हमारा यूपीएलटी ग्रेड हो गया, यूपी टीजीटी, यूपी टेट, सुपर टेट या किसी अन्य राज्य का टेट दोस्त, और यूपीएसआई, यूपी पुलिस के लिए स्पेशल हिंदी में जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक बनते हैं दोस्त, हम उन्हीं पर चर्चा करते हैं। इसके पहले दोस्त हमने आपको अपभ्रंश के बारे में और बोलियां, उपबोलियां, उपभाषाएं के बारे में चर्चा ऑलरेडी दोस्त हम कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का दोस्त हम लिंक प्रोवाइड कर देते हैं डिस्क्रिप्शन में। आप वहां जा करके पार्ट 1 और पार्ट 2 करके वीडियो अपलोड किया गया है, आप वहां से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। देखिए, आज का दोस्त हमारा जो टॉपिक है वह हिंदी भाषा विशेष है। अर्थात आज हम इस वीडियो में दोस्त हम संक्षेप में और एक ट्रिक के माध्यम से चीजों को कनेक्ट करके बेहतर तरीके से आपको याद करवाने के जो हमारी दोस्त मुहिम है, याद करवाने की जो दोस्त गारंटी है, उसको हम फुलफिल करेंगे। देखिए, आज हिंदी भाषा जो विशेष हमारा दोस्त टॉपिक है, इसमें अगर कहें हम कि हिंदी भाषा से जो प्रश्न बनते हैं भाषा उत्पत्ति को लेकर के, और भाषा की जो हमारी राष्ट्रभाषा है और राजभाषा में मुख्य अंतर क्या है, और भाषा सबसे महत्वपूर्ण दोस्त की भाषा आयोग से संबंधित जितने आयोग थे उनका महत्वपूर्ण कथन, और जो महत्वपूर्ण विद्वान हैं उनका कथन। तो इन्हीं सब के बारे में दोस्त चर्चा करेंगे और इन्हीं पर हमारा जो टॉपिक है आधारित है। महत्वपूर्ण ऐसे आप समझिए कि जो चीजें परीक्षा की दृष्टि से, एग्जाम की दृष्टि से दोस्त इम्पोर्टेंट है, हम केवल उन्हीं टॉपिक को एक क्रमबद्ध तरीके से नोट से रेडी करते हैं और आप तक प्रोवाइड करते हैं दोस्तों। तो आप विश्वास करके हमारे इस वीडियो को देखिए, और अगर अच्छा लगे, अगर आपके काम आए दोस्तों, आपकी अगर या सफलता में योगदान करे दोस्तों, आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए हम देख लेते हैं दोस्त क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, हिंदी भाषा विशेष क्या है। तो यहाँ प्रश्न दोस्त पूछा जाता है कि हिंदी शब्द किस भाषा का है, तो यहाँ फारसी भाषा का है। हिंदी थोड़ा सा मार्क कर लेंगे दोस्तों, आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि हम आखिर पढ़ा कहाँ पर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट दोस्त। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, हिंदी जो फारसी भाषा, हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। ईरान, फारस के साथ भारत के बहुत प्राचीन काल से ही संबंध थे दोस्त। ईरानी, सिंधु, इनको हिंदू कहते थे। ठीक है, हिंदी को हिंदू कहते थे। हिंदी शब्द का जो विकास है, शब्द पहले सिंधु था, फिर हिंदी हुआ, फिर हिंद प्लस ई, फिर हिंदी हुआ। अब यहाँ पर प्रश्न बनता है कि हिंदी में कौन सा प्रत्यय है, तो ई प्रत्यय है। तो जहाँ पे जो चीजें महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट लगेगा वहां पर हम मार्क करेंगे और आपको अवगत कराते दोस्त चलेंगे, ताकि आप जो है ध्यान देकर पढ़ेंगे और अपनी परीक्षा में अच्छा मार्क्स हासिल करेंगे। अब व्याकरण की दृष्टि से हिंदी शब्द क्या है, तो यह विशेषण है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के अनुसार हिंदू शब्द का प्राचीनतम प्रायोग ग्रंथ निश्चित चूर्ण में प्रथम बार मिला है। तो दोस्त यहाँ पूछा जाता है कि सबसे पहले हिंदी का जिक्र भोलानाथ तिवारी के अनुसार कौन से ग्रंथ में किया गया था, तो यह निश्चित चूर्ण में किया गया था प्रथम बार। ईरान के बादशाह नौशेरवा के दरबारी बजरोया ने भारतीय ग्रंथ पंचतंत्र का अनुवाद भी किया था। सैफुद्दीन ने सरफुद्दीन ने सन 1424 ईस्वी में अपने ग्रंथ जफरनामा, ये पूछा जाता है दोस्तों कि जफरनामा यह किसका ग्रंथ है, तो यह हिंदी शब्द का प्रयोग किया गया था जफरनामा में। धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित हिंदी साहित्य कोश, प्रश्न पूछा जाता है कई बार दोस्तों, यूपीएसआई की एग्जाम पूछा गया है, टीजीटी पूछा गया है, ये हिंदी साहित्य कोश किसकी रचना है, तो यह धीरेन्द्र वर्मा की है। ठीक है, तो धीरेन्द्र वर्मा संपादित हिंदी साहित्य कोश में हिंदी या हिंदी की या हिंदुई नाम देने वाले अबुल या अमीर खुसरो को मानते हैं। तो पूछा जा सकता है कि धीरेन्द्र वर्मा किसको मानते हैं हिंदी साहित्य कोश में हिंदी या हिंदुई नाम देने वाले को, तो वह अमीर खुसरो को मानते हैं। खुसरो मध्य देशी भाषा के लिए हिंदवी या हिंदी शब्द प्रयोग किया। इसने हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए खालिक बरी की रचना की। यह रचना बहुत दोस्त इंपोर्टेंट है। खालिक बरी रचना किसकी है, तो यह खुसरो की रचना है। दोस्त ये जो प्रश्न अभी हम आपको दिखा रहे हैं, यह सेम टू सेम प्रश्न दोस्त, आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ प्रश्न जो है
डी प्लस बी टीजीटी में यह प्रश्न आया था कि भोलानाथ तिवारी और उदय नारायण तिवारी ने हिंदी शब्द के प्रयोग भारतीय मुसलमान के अर्थ में रेखांकित किया है। भोलानाथ तिवारी ने लिखा है खुसरो हिंदी शब्द का प्रयोग भारतीय मुसलमानों के लिए किया है। नूर मोहम्मद, ऐसा प्रश्न स्टेटमेंट देखिए, प्रश्न बन जाएगा कि हिंदू मग पर पाव न राखो का जो हिंदी भाख्यो यह किसका है? कथन तो यह नूर मोहम्मद का है। उर्दू मूलतः तुर्की शब्द है। पूछा जाएगा दोस्त कि उर्दू आप कैसा शब्द है? यह मूलतः तुर्की शब्द है, आपका हिंदी फारसी शब्द है। तो इसका अर्थ क्या है? शाही शिविर या खेमा है, किसका? उर्दू का। प्रोफेसर आजाद अबे हयात ने ब्रजभाषा में उर्दू का जन्म माना है। तो यहाँ पर देखिए जो महत्वपूर्ण दोस्त कथन दिए गए हैं उनको हम आपसे चर्चा कर लेते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज नियुक्ति हिंदी के अध्यापक भाषा मुंशी, अर्थात कि फोर्ट विलियम कॉलेज में जो नियुक्ति हिंदी के अध्यापकों क्या कहा जाता था? उनको भाषा मुंशी कहा जाता था। दक्कन के मुसलमानों द्वारा फारसी लिपि में लिखी जाने वाली एक भाषा थी दोस्त। ठीक है, तो हमने जो महत्वपूर्ण कथन था उसके बारे में दोस्त चर्चा किया। आइए हम अब इसके बाद चर्चा करते हैं राजभाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज, इसको अंग्रेजी में कहते हैं। यहाँ से दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत प्रश्न पूछा जाता है। राजभाषा का मतलब होता है दोस्त की राज की भाषा, अर्थात ऑफिशियल लैंग्वेज, राजकाज की जो भाषा प्रयोग की जाती है वह राजभाषा है। वह हमारी क्या है? हिंदी है। हिंदी का जिक्र 14 सितंबर 1949 को अनुच्छेद 343 से 351 तक इसमें किया गया है। संविधान के अनुसार हिंदी भारत की संघ राजभाषा या अधिकृत भाषा तथा अनेक राज्यों की राजभाषा है। ये हमारा राजभाषा है दोस्त। राजभाषा और राष्ट्रभाषा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। हमारी जो राजभाषा हिंदी के रूप में स्वीकार किया गया है और राष्ट्रभाषा भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्त। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिखा गया है ना, भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। राष्ट्र का मतलब होता है अर्थात नेशनल लैंग्वेज, जो पूरे भारत स्तर पर मतलब कि पूरे राज्य में, हर एक राज्य में, हर जगह बोली जाने वाली भाषा हो, ऐसा हमारे यहाँ भारत में कोई राष्ट्रभाषा नहीं है दोस्त। इसी को लेकर के बहुत सारे आयोग का गठन किया गया और जो है इसी के लिए बहुत बवाल मचा अपने संवैधानिक स्थितियों में लेकर के, लेकिन आज तक बड़े दुर्भाग्य की बात है दोस्त की राष्ट्रभाषा हिंदी को नहीं बनाने दिया गया। खासकर दक्षिण राज्य के लोगों ने काफी विरोध किया दोस्त। अब इसके जो है संबंध में गांधी जी का बहुत अच्छे कथन है, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे कि बिना राष्ट्रभाषा के राज्य गूंगा और बहरा होता है। सही बात है दोस्त, राष्ट्रभाषा हर एक देश की होती है और तो हमारे देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। हालांकि इस तरह कोई बात नहीं कर चर्चा नहीं करते हैं। चलिए हम जो हमारे एजुकेशन की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से जो इम्पोर्टेंट होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो नेशनल लैंग्वेज क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज, नेशनल लैंग्वेज कंफ्यूज नहीं होना है राष्ट्रभाषा और राजभाषा में। तो राष्ट्रभाषा क्या है? भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। समस्त राष्ट्रभाषा प्रयुक्त भाषा अर्थात आम जन की भाषा होती है। इसे जनभाषा भी कहते हैं। पूछा जाता है दोस्तों जनभाषा किस भाषा को कहते हैं, तो ऑप्शन दिया रहेगा राष्ट्रभाषा, राजभाषा। जनभाषा हमारी राष्ट्रभाषा ही है। इसका कोई संवैधानिक शब्द नहीं है। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है, अर्थात अगर हम कहें तो संवैधानिक शब्द नहीं है। इसका मतलब क्या है? राजभाषा के लिए संविधान में प्रावधान किया गया दोस्तों, लेकिन राष्ट्रभाषा अर्थात नेशनल लैंग्वेज के लिए कोई प्रावधान नहीं संविधान में। इसका क्षेत्र विस्तृत होता है। इसे संपर्क भाषा भी कहते हैं। तो इसके दो नाम और आपको तीन नाम याद रखिए। राष्ट्रभाषा का नाम लिंक लैंग्वेज भी कहा जाता है और इसे संपर्क भाषा भी कहते हैं, जनभाषा भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब इम्पोर्टेंट थे जो हमने आपको बताया। आइए इसके हम अगले नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं। दोस्तों देखिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हिंदी का क्या योगदान, कैसे क्या हुआ, कौन सी घटनाएं घटित हुई, इन सब किसने क्या कथन कहा, उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहाँ से दोस्तों प्रश्न बनते हैं। सिटी मेटकॉफ इसने अपने गुरु गिल क्राइस्ट को लिखा कि मैं कन्याकुमारी से कश्मीर तक, जावा से सिंधु तक इस विश्वास से यात्रा करने की हिम्मत रखता हूं कि मुझे हर जगह हिंदी बोलने वाले मिल जाएंगे। तो ऐसा किसने कहा? तो सिटी मेटकॉफ ने, सिटी मेटकॉफ ने। इसको आप याद रखेंगे। तो इसको आप दोस्त कनेक्ट करके याद कर सकते हैं कि जैसे क्या कहा, मैं कन्याकुमारी से कश्मीर से जावा से सिंधु, तो सी से सिंधु, सी से सिटी मेटकॉफ, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो टॉमस रोबक ने इसने लिखा, जैसे इंग्लैंड जाने वाले को लैटिन या फ्रेंच के बदले अंग्रेजी सीखनी चाहिए, वैसे अरबी फारसी संस्कृत के बदले भारत में
आने वाले को हिंदुस्तानी या हिंदी सीखनी चाहिए। विलियम कैरी, हिंदी एक प्रदेश की भाषा नहीं बल्कि देश में सर्वत्र बोले जाने वाली भाषा है। यह किसने कहा है? विलियम कैरी ने कहा है। ग्रियर्सन ने, इसने हिंदी को आम बोलचाल की भाषा कहा है। तो परीक्षा पूछ लिया जाएगा दोस्त कि हिंदी को आम बोलचाल की भाषा किसने कहा है? तो ग्रियर्सन ने। धर्म समाज सुधारकों का योगदान तथा कथन, आइए देखते हैं। राजा राम मोहन राय, इस समग्र की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है। किसने कहा? राजा राम मोहन राय ने। और केशव चंद्र सेन ने कहा भारतीय एकता कैसे हो? यह किसने कहा? केशव चंद्र सेन ने। दयानंद सरस्वती, हिंदी के द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में पिरोया जा सकता है। यह किसने कहा दोस्तों? तो यह दयानंद सरस्वती ने। ये कहते थे कि मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जब कश्मीर से कन्याकुमारी सब भारतीय एक भाषा समझने लगे। तो ऐसा किसने कहा है? अरविंद घोष। इनके दो कथन आप याद रखेंगे। अरविंद घोष क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि अपनी अपनी मातृभाषा की रक्षा करते हुए सामान्य भाषा के रूप में हिंदी ग्रहण करें। भारत के सभी स्कूलों में हिंदी शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। यह किसने कहा? एनी बेसेंट। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है दोस्तों। तिलक का कथन देख लेते हैं। यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं, देखिए तिलक जी कितने अच्छे व्यक्ति थे, ये मराठी होकर के भी हिंदी का कितना सहयोग किए, सपोर्ट किए। यद्यपि मैं उन लोगों में से हूँ जो चाहते हैं और उनका विचार है कि हिंदी की ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है। महात्मा गांधी, ये राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। अभी हमने आपको पहले इनके बारे में बताया। इन्होंने क्या कहा है कि राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र हमारा गूंगा होता है। 1918 में हिंदी साहित्य सम्मेलन इंदौर में इन्होंने कहा कि 6 दक्षिण भारतीय युवक हिंदी सीखने प्रयाग भेजे जाएं। और दक्षिण प्रथम हिंदी प्रचारक के रूप में गांधी जी अपने सबसे छोटे पुत्र देवदास को मद्रास भेजा भेजा 1925 में कांग्रेस के कानपुर अधिवेशन में सभी कार्य हिंदी भाषा में अपनाए गए। पूछा जाता है दोस्त कि कांग्रेस के किस अधिवेशन में सभी कार्य हिंदी भाषा में अपनाए गए? हिंदी आलोचना से संबंधित सभाएं दोस्त, ये हम आपके लिए समझिए बहुत दोस्त कई बुकों का निचोड़ से कई बुकों को ढूंढ करके एक क्रमबद्ध तरीके से लेकर आए हैं दोस्त। आप इनको जरूर याद कीजिएगा, ये हमेशा परीक्षा में दोस्त बनते ही बनते हैं। सनातन धर्म सभा 1895 में स्थापना वाराणसी में की गई, पंडित दीनदयाल शर्मा ने किया। नागरी प्रचारणी सभा 1893 में काशी में श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने तीनों जन ने मिलकर नागरिक प्रचारणी की सभा काशी में की 1893 ईस्वी में। हिंदी प्रचारणी सभा, देखिए कंफ्यूज नहीं होना आपको, नागरिक प्रचारणी सभा अलग है और ये हिंदी प्रचारणी सभा ये अलग है। इसकी स्थापना 1925 में मॉरिशस में की गई। हिंदी साहित्य सम्मेलन 1910 में प्रयाग में की गई, प्रथम सभापति इसके मदन मोहन मालवीय थे। हिंदुस्तान अकेडमी की स्थापना 1927 में प्रयाग में की गई। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा 1927 में मद्रास में की गई। हिंदी विद्यापीठ की स्थापना देवघर में दोस्त की गई और हिंदी विद्यापीठ की देवघर में और बिहार विद्यापीठ पटना। तो आपको हिंदी विद्यापीठ और बिहार विद्यापीठ में, वैसे बिहार में तो कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, हिंदी विद्यापीठ देवघर है, याद रखिएगा, ठीक है। नागरी लिपि परिषद 1975 में दोस्त यहाँ दिल्ली में इसकी स्थापना की गई। अखिल भारतीय संघ हिंदी 1964 में नई दिल्ली में। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति 1936 में वर्धा में। विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में। अभी आपको फिर से बता दें कि मॉरिशस में एक और संस्था किसकी थी? नागरिक प्रचारणी सभा की नहीं थी, वह किसकी थी बता रहे हैं? हिंदी प्रचारणी सभा की, ठीक है। नागरिक प्रचारणी हिंदी प्रचारणी सभा की। तो आप प्रिंट करके याद कीजिए कि मॉरिशस में दो संस्था है, एक विश्व हिंदी साहित्य सचिवालय, एक हिंदी नागरी वाला। हिंदी परिषद 1983 में नीदरलैंड में इसकी स्थापना की गई। हिंदी का प्रहरी किसे कहते हैं? ये कई बार कई एग्जाम में दोस्त पूछा गया है। पुरुषोत्तम दास टंडन, अर्थात हिंदी का प्रहरी किसे कहा जाता है? पुरुषोत्तम दास टंडन। इनका कथन मैं हिंदी का और हिंदी मेरी, ये भी खूब पूछा गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि मेरी मातृभाषा में कितनी ही खामियां क्यों न हो, मैं इससे इसी तरह लिपटा रहूंगा जिस तरह से एक बच्चा अपनी माँ की छाती से लिपटा रहता है। हिंदी की संवैधानिक स्थितियां देख लेते हैं। कितने महत्वपूर्ण आर्टिकल हिंदी संबंध बन सकते हैं, हमने आपको पूरा एक अच्छे तरीके से, इससे बाहर दोस्त कहीं नहीं, कोई कहीं नहीं, कुछ नहीं, किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इतना आप याद रखिए। एक दो प्रश्न दोस्त बन सकते हैं, मैं इतना नहीं कह सकता हूँ, लेकिन ये है कि 99% प्रश्न इन्हीं से बनेंगे अगर बनना होगा तो। चलिए हिंदी की संवैधानिक स्थिति के बारे में जिक्र करते हैं। 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं को दोस्त दिया गया है। अभी देखिए त्रिपुरा की एक कोई भाषा है, वो 8वीं सूची में भाषा
की मांग कर रहा है दोस्त, उसके बारे में जब आगे बढ़ेंगे तब हम उसके बारे में देखेंगे। अभी फिलहाल में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। 1950 में जब संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। पूछा जाता है जब संविधान लागू हुआ था तब 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो 14 थी। आज 22 हो गई हैं, इसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है दोस्त, याद रखेंगे। 21वां आइए संविधान संशोधन देख लेते हैं। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को 15वीं भाषा को जोड़ा गया था, ठीक है। और 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली को जोड़ा गया था, मणिपुरी कोंकणी आपकी गोवा क्षेत्र में बोला जाता है, ये भी कई बार पूछा गया है। और जो 92 संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली 4 भाषाएं जोड़ी गई थी। संथाली आपके झारखंड बिहार साइड में बोली जाती है। तो आइए अब देखते हैं हिंदी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण जो और अनुच्छेद हैं उनको देख लेते हैं दोस्तों। 310 में विधानमंडल की भाषा है और 100 उसके बारे में अच्छा आगे देखते हैं। विधानमंडल की भाषा अनुच्छेद 210 में है। 343 में हिंदी भाषा, हिंदी राजभाषा और देवनागरी लिपि होगी, ये कहा गया है। 343 के 1 में भारत संघ की देवनागरी लिपि होगी हिंदी में। भारत संघ की भाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी दोस्त। 343 आर्टिकल 2 में संविधान लागू होने से अर्थात 26 जनवरी 1950 से 1965 तक 15 साल तक अंग्रेजी भाषा सरकारी कार्यों में प्रयोग होती रहेगी या किसमें आर्टिकल में कहा गया है? तो 343 के 2 आर्टिकल में कहा गया है। अनुच्छेद 120 अर्थात 220 में विधानसभा की भाषाओं का जिक्र किया गया है और अनुच्छेद जो है 120 में संसद की भाषा का जिक्र किया गया है, ठीक है। और 344 राजभाषा आयोग का गठन किया गया है। अनुच्छेद 345 में दोस्त राज्यों के विधानमंडलों की प्रयोग की जाने वाली भाषा की जिक्र किया गया है। 346 में 2 राज्य और 2 संघ के मध्य की भाषा क्या होगी? 347 में राज्य के लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाने वाली भाषा। और 300 आर्टिकल 348 में यहाँ थोड़ा महत्वपूर्ण, दोस्तों इसको वैसे तो महत्वपूर्ण ही सब लिखा गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। 348 उच्चतम न्यायालय की भाषा कई बार प्रश्न पूछा गया है। 349 आर्टिकल क्या है? भाषा संबंधित है कुछ, इसमें विधियां अधिनियम के लिए विशेष प्रक्रिया दी गई है 349 में। और 350 में प्राथमिक स्तर अल्पसंख्यकों द्वारा भाषा का प्रयोग। 350 के कम है प्राथमिक स्तर पर शिक्षा मातृभाषा में होगी, यहाँ बताया गया है। 351 में क्या है दोस्तों? 351 दोस्त इसको पढ़ेंगे। हिंदी प्रचार प्रसार और भाषा के लिए निर्देश दिए गए हैं। तो जितने महत्वपूर्ण दोस्त आर्टिकल थे उनके बारे में हमने चर्चा किया है, ठीक है। अब हम आइए देख लेते हैं जो भाषा संबंधित गठित आयोग हैं और महत्वपूर्ण जो तथ्य इनसे बनते हैं। यहाँ से दोस्त कई बार कई एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं, आप ध्यान से देखेंगे और साथ ही साथ आप लोग याद कीजिएगा। राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 को किया गया। इसके अध्यक्ष पूछा जाता है बीजी खेर थे। देखिए बीजी तिलक, ठीक है दोस्त, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक में और बीजी खेर में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है ना। बीजी खेर इनके अध्यक्ष थे। उस समय सदस्य 21 थे अध्यक्ष सहित। राष्ट्रपति उस समय राजेंद्र प्रसाद थे जब राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। रिपोर्ट अपना इसने 1956 में पेश की, 31 जुलाई 1956। संसद के समक्ष 1957 में पेश किया गया था। आयोग की सिफारिशें क्या थी दोस्तों? मांग क्या थी? सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य हो जाए, शिक्षा, प्रशासन, न्याय, दैनिक जीवन में हिंदी का एक प्रयोग हो, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग, ठीक है। फिर आयोग ने हिंदी को सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंचाने पर दोस्तों जोर दिया, परंतु यहाँ असफल रही। आयोग की 2 सदस्यों ने हिंदी का पक्ष लेने का आरोप लगाया, एक बंगाल की सुनीति कुमार चटर्जी ने और तमिलनाडु के सुब्बारोयान ने। सरकार ने इस आयोग को अस्वीकार कर दिया और हिंदी के लिए कोई ठोस कदम नहीं अपनाया गया दोस्त। यहीं से देखिए आज हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा होती दोस्त, यहीं से कहानी शुरू होती है कि आज हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाती है। सरकार ने इस आयोग को अस्वीकार कर दिया और हिंदी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। संसदीय राजभाषा गोविंद वल्लभ पंत समिति या जीवी पंतराव समिति, इससे कई नाम है दोस्त। दूसरी जो समिति आती है वह संसदीय राजभाषा समिति कहिए या फिर गोविंद वल्लभ पंत समिति या फिर जीवी पंत समिति। गठन इसका 1957 में किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत इसके अध्यक्ष थे। 30 इसमें सदस्य थे, लोकसभा के 20 सदस्य, राज्यसभा के 30 सदस्य लोकसभा के दोस्त और 20 सदस्य राज्यसभा के थे। अपना प्रतिवेदन इसने 1959 में दिया। इस समिति की मांगे क्या थी दोस्तों? आइए उसको देख लेते हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इनकी मांग थी कि इसने
इसने कहा कि हिंदी संघ की राजभाषा स्थान ले, लेकिन इसके लिए कोई तारीख निश्चित नहीं, यह धीरे धीरे स्वाभाविक रीति से होनी चाहिए। अर्थात इसने कहा कि हिंदी संघ की राजभाषा हो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसके लिए कोई तारीख निश्चित नहीं है, या धीरे धीरे स्वाभाविक रीति से अपने आप होनी चाहिए। तरफ काफी समय के बाद 1965 तक अंग्रेजी राजभाषा हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए, और जब 1965 के बाद हिंदी संघ की राजभाषा हो जाए तब अंग्रेजी संघ की सहायक भाषा होनी चाहिए। सरकार ने पंच समिति के विचार को दोस्तों स्वीकार कर लिया। इनके विचार को पंत की समिति को एक्सेप्ट किया गवर्नमेंट ने, और हिंदी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया। आगे चलकर यह समिति राजभाषा अधिनियम 1967 का आधार बनी, और इसने हिंदी का सत्यानाश कर दिया। ठीक है। पंत समिति ने सिफारिशों से पुरुषोत्तम टंडन और सेठ गोविंद दास असंतुष्ट थे। इन दो नेताओं ने अंग्रेजी को राजभाषा बनाए रखने का भी घोर विरोध किया। आरोप लगाया कि सरकार ने हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्तापित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं। पंत की समिति के सुझावों पर ध्यान देते हुए राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दो स्थायी आयोगों की स्थापना की, जो निम्न है। हिंदी को विकसित करने के लिए राजभाषा आयोग 1961 विधि मंत्रालय के अधीन था, और वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग 1961 शिक्षा मंत्रालय के अधीन था। ये पूछा जाता है कि दोस्त की वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग का गठन 1961 में, राजभाषा आयोग गठन 1961 में। ये विधि मंत्रालय के अधीन था या शिक्षा मंत्रालय के अधीन था। संविधान के अनुसार 15 वर्ष के बाद 1965 में 65 से सारा काम कारण हिंदी में शुरू होना था, परंतु सरकार की लापरवाही से यह संभव नहीं हो पाया। विशेषकर हिंदी क्षेत्रों में जो जहाँ पे हिंदुस्तानी बोली जाती थी, बंगाल और तमिलनाडु में डीएमके द्वारा हिंदी का घोर विरोध हुआ। तो पूछा जाता है कि हिंदी का घोर विरोध कहाँ पे हुआ था? बंगाल और तमिलनाडु में। विरोध प्रतिक्रिया के हिंदी क्षेत्रों में क्या था? जनसंघ की स्थापना 1991 ईस्वी में हुई श्यामा प्रसाद मुखर्जी द्वारा। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, और 1952 में इनके संस्थापक लोहिया जी थे। पूछा जाता है प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? इनके द्वारा हिंदी का घोर समर्थन किया गया। इस भाषाई कोलाहल के बीच में पीएम जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया कि हिंदी को एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले हिंदी क्षेत्रों की सम्मति प्राप्त की जाएगी, और तब तक अंग्रेजी को नहीं हटाया जाएगा। क्योंकि लोग जो हिंदी क्षेत्र के थे, अर्थात बंगाल और तमिलनाडु के ज्यादातर लोगों ने विरोध किया हिंदी का, और धरना प्रदर्शन करने लगे। एक उनका नाम है आंध्र प्रदेश का, जिन्होंने अपने प्राण तक त्याग दिए। तो प्रधानमंत्री उस समय के जो थे जवाहरलाल नेहरू ने आश्वासन दिया लोगों को, हिंदी के एकमात्र राजभाषा स्वीकार करने से पहले हिंदी क्षेत्रों की सम्मति अर्थात उनकी सहमति दोस्त जरूरी है, तब तक अंग्रेजी भाषा को नहीं हटाया जाएगा। राजभाषा अधिनियम 1963 में आया, इसको याद रखिए। राजभाषा संकल्प 1968 में, प्राधिकृत पाठ अर्थात केंद्रीय विधि अधिनियम 1973 में, राजभाषा अधिनियम 1976 में आया। 1963 में राजभाषा अधिनियम में 9 कुल धाराएं थी, और राजभाषा अधिनियम 1976 में कुल धारा 12 थी। ये राजभाषा विधेयक 10 मई 1963 को प्रस्तुत किया गया। भाषाई कोलाहल के बाद इसे लाल बहादुर शास्त्री गृह मंत्री ने प्रस्तुत किया था। पूछा जाता है कि उस समय भाषाई कोलाहल के बाद इसे लोक बहादुर किसने प्रस्तुत किया था? राजभाषा विधेयक 10 मई 1963 को। उद्देश्य क्या था इनका कि 1965 से अथवा 15 वर्ष बाद हिंदी का प्रयोग आरंभ होना था, वहां व्यवस्था को पूर्ण रूप लागू न करके उस अवधि के बाद भी संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों में अंग्रेजी को बनाए रखना। राजभाषा अधिनियम 1963 से द्विभाषिक स्थिति आरंभ हुई, और जिसमें संघ के सभी सरकारी प्रयोजनों के लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों प्रयुक्त की जा सकती थी। राजभाषा अधिनियम संशोधन 1967 में इंदिरा गांधी के समय हुआ था। राजभाषा अधिनियम 1976 के अधीन केंद्रीय सरकार कार्यालयों को अथवा भारत क्षेत्रों को 3 वर्गों में बांटा गया। दोस्त यहाँ से प्रश्न बनते हैं दोस्त की क वर्ग के क्षेत्र कौन से राज्य आते हैं, ख वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं, और ग वर्ग के क्षेत्र के अंतर्गत कौन से राज्य आते हैं। तो बहुत सरल है दोस्तों, यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार और हिमाचल प्रदेश, ये जितने राज्य हैं दोस्तों, हरियाणा और नई दिल्ली, ये क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। ख वर्ग में दोस्तों यह द्विभाषिक नीति का पालन करते हैं, इसमें पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार आते हैं। ग वर्ग के अंतर्गत दोस्त यहाँ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा और जो है द्रविड़ भाषी क्षेत्र आते हैं, जिनका जो है पत्र व्यवहार अंग्रेजी में होता है। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने घनिष्ठ सहयोगी और पत्रकार प्रताप नारायण मिश्र ने हिंदी हिंदुस्तान नारा दिया था। पूछा जाता है कि हिंदुस्तान नारा किसने दिया है, और जो हिंदी मेरी मैं हिंदी का, ये किसका था, इसको भी आप याद रखेंगे। अभी हम पिछले
पार्ट में पिछले अभी हम जस्ट बताए हैं दोस्त। ठीक है, हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल के उदित हुआ था। यह पूछा जाता है कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने का विचार सर्वप्रथम बंगाल से उदित हुआ था, क्योंकि लोग यहाँ के बहुत अच्छा प्रश्न दोस्त, क्योंकि लोगों के द्वारा सबसे ज्यादा घोर विरोध लास्ट में अंत में तमिलनाडु अर्थात दक्षिण भारत और बंगाल के लोगों ने किया था। तो सबसे पहले विचार इन्हीं के मन में आया था। कांग्रेस की फैजपुर अधिवेशन 1936 में हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के विराट मंडप में राष्ट्रभाषा सम्मेलन आयोजित किए गए, जिनकी अध्यक्षता राजेंद्र प्रसाद फैजपुर एवं जमुना बजाज हरिपुरा में की गई। संविधान सभा हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंगर ने रखा, जिसका समर्थन शंकर राव देव ने किया था। संविधान सभा में राजभाषा के नाम हुए मतदान में हिंदुस्तानी को 70 वोट मिले तथा हिंदी को 78 वोट मिले थे। आजादी पूर्व हिंदी का समर्थन करने वाले और आजादी के बाद हिंदी का विरोध करने वाले व्यक्ति श्री राजगोपालाचारी और श्रुति कुमार चटर्जी हुमायूं के वीर थे। अनंत सैनम और अयंगार आदि थे। मैं कभी भी हिंदी का विरोधी नहीं हूं। मैं उन हिंदी वालों का विरोध करता हूं जो वस्तुस्थिति को नहीं समझकर अपने स्वार्थ के कारण हिंदी को लादने की बात सोचते हैं। यह सी गोपालाचारी का कथन है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, पूछा जाता है। भोलानाथ तिवारी ने क्या कहा था, ये उनको कथन की देख लेते हैं दोस्तों एक बार। भोलानाथ तिवारी ने क्षेत्रीय तथा संबंध अपभ्रंशों के आधार पर वर्गीकरण किया। सिंधी अपनी लिपि थी जिसका नाम, तो दोस्तों हम इसके बारे में जो है अब चर्चा लिपि की अगला हमारा इसके बाद से पढ़ाएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत दोस्तों लंबा हो जाएगा। तो यहाँ तक था हमारा हिंदी विशेष। ठीक है, अब नेक्स्ट हम वीडियो जब लेकर आएंगे उसमें आपको लिपि से संबंधित लिपियों का विकास, लिपि का मतलब कौन सी लिपि बोली जाती है, कौन सी भाषा इस लिपि के अंतर्गत अंतर्गत आती है और कौन सी उस लिपि के अंतर्गत आती है, सारा डिटेल एकदम दोस्त हम अनुसंधान करके खोज करके दोस्त अच्छे से जहाँ प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उनको लेकर नेक्स्ट वीडियो में आएंगे। दोस्त इस वीडियो में केवल आज इतना ही पढ़ाएंगे और इसको आप एक बार वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन लिंक दे देंगे दोस्त, हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर हम वीडियो को जो है इसका लिंक जो प्रोवाइड कर देंगे। आप वहाँ पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वीडियो को देख करके लिखिएगा मत, आप वहाँ से याद कीजिए केवल। ठीक है, तो आप देखेंगे अगर आप इस प्रश्न को जब बनाएंगे दोस्तों आप वीआईपी से, तो आपको ये लगेगा कि हाँ हमने कंटेंट अच्छे से एक सही क्रमबद्ध तरीके से तैयार किया है, जो आपके लिए आपके हित में आपकी परीक्षा के में दोस्त अच्छा नंबर स्कोर करने में आपकी मददगार साबित होगी। तो दोस्तों ठीक है, हम नेक्स्ट वीडियो में लिपि के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों आप वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए और याद कीजिए और अपने परीक्षा में अच्छे मार्क्स ले आइए। हमारा सिर्फ उद्देश्य यही है दोस्त। चलिए ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।